हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का ही वो यूनिट कंटिन्यू करेंगे जिस मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज़। कल हमने मैक्सवेल का स्पीड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी निकाल लिया और मोलिकुलर वेलोसिटी के साथ भी निकाल लिया। अब आज हम क्या करेंगे कि मैक्सवेल ने जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था वो था क्या कि टकराने के बाद कितने अणु ऐसे हैं जो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसकी संख्या निकालनी थी और यही मैक्सवेल ने किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, मैक्सवेल के उसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे कि क्या वो सही है। यानी कि मैक्सवेल ने जो डीएन की वैल्यू निकाली थी, सेम वेलोसिटी वाले पार्टिकल थे जिसमें उसने टी टेम्परेचर पर सी एंड सी प्लस डी सी वेलोसिटी रेंज के यानी कि किसी फिक्स वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को निकाला था या फिर अणुओं को निकाला था। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रायोगिक सत्यापन करेंगे उसी का। मैक्सवेल वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रैक्टिकली कैसे मैक्सवेल ने बताया था कि वो उन्हीं वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को फाइंड करेगा। तो इसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया था कि उसने एक गैस चैम्बर ले लिया था। ये क्या है, कोई गैस चैम्बर है। गैस चैम्बर है तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के अणु हैं, वो इस चैम्बर से क्या है, बाहर निकल रहे हैं। अब अगर बाहर निकलते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो क्या करे जाए किया इसने मैक्सवेल ने कि इसने यहाँ पर दो स्लिट लगा दी। ये क्या है, दो स्लिट्स हैं, S1 स्लिट और S2 स्लिट। ये है क्या, स्लिट है। स्लिट का काम क्या करता होता है कि यहाँ से जो बीम निकलती है उसको नैरो करता है, यानी कि जो पुंज निकल रहा है उसको एक मोनो डायरेक्शनल बनाएगा या फिर उसको पतला कर देगा कि वो इसी के बीच से अगर ये थोड़े से स्पेस से जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ये एक बीम बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे, ये जो जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, मोलिक्यूल्स निकल रहे हैं तो ये हुआ मोलिक्यूल बीम, अणुपुंज। ये स्लिट लगाई हुई है। और आगे क्या किया इसमें, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें यहाँ पर क्या दो डिस्क लगा दी जाती हैं। डिस्क कैसे लगाई जाती है, वैसे तो डिस्क कैसे होती है कोई भी, उस डिस्क का ये वाला एक थोड़ा सा स्लॉट जो है यहाँ से क्या है काट दिया तो बची हुई इस तरीके की एक डिस्क लगा दी। दो डिस्क ऐसे लगाई जाती है। ये क्या है, डिस्क है, ये दोनों डिस्क है। इसको दे दो डिस्क D1 और ये है डिस्क D2। डिस्क का काम क्या है कि ये स्लॉट ऐसे मान लो इस तरीके से, ये डिस्क का यहाँ से स्लॉट कटा हुआ है और यहाँ से ये बीम जा रही है। तो डिस्क का काम क्या है कि ये जो कटा हुआ स्लॉट है यहाँ से बीम पास हो। 3D स्ट्रक्चर में बना नहीं सकती इसीलिए मैंने इस तरीके से शो कर दिया। वैसे ये क्या है कि जैसे मान लो कि ये यहाँ से कुछ पार्ट काट दिया और ये कटे हुए पार्ट से यूँ बीम पास कर रही है, तो मैंने ऐसा शो कर दिया। वैसे 3D है जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये जो है ये जो कटे हुए स्लॉट्स हैं यहाँ से क्या है, ये बीम पास होगी। और आगे क्या है, यहाँ पे एक डिटेक्टर पड़ा है। डिटेक्टर का काम क्या होता है, डिटेक्ट करता है। और ये डिटेक्ट क्या करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा जिनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो देखो ये जो है, ये जो दो डिस्क हैं ये आपस में मान लो किसी एंगल पे पड़ी है, थीटा एंगल पे पड़ी है। मान लो इन दो डिस्क के बीच का एंगल है थीटा और मान लिया इन दोनों डिस्क के बीच की डिस्टेंस है S। ये S जो है ये स्लिट वाला S नहीं है, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की। तो देखो इससे जैसे ही कोई बीम आई तो वो क्या करेगी, ये पहली वाली डिस्क D1 के इस कटे, ये जो सेटअप है ये इस तरीके से लिया हुआ था कि जैसे ही बीम इसके पास आएगी ये डिस्क क्या है, घूम रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है तो इनकी कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी तो वो मैंने मान लिया ओमेगा। और सेटअप इस तरीके का लिया गया था, यानी कि जो ओमेगा है वो ऐसे ली गई थी कि जैसे ये बीम पास में आएगी तो डिस्क D1 का कटा हुआ स्लॉट जो है आगे हो जाएगा। अगर कटा हुआ स्लॉट आगे ही नहीं होगा तो डिस्क के कहीं से टकरा करके बीम क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो डिस्क को इस तरीके से रोटेट करवाया गया था
कि जैसे ही वो बीम यहाँ पर आई डिस्क D1 के पास आई तो कटा हुआ स्लॉट ऊपर होगा और वहाँ से क्रॉस कर जाएगी। फिर ये जो डिस्टेंस s है वो इस तरीके से ली गई थी। देखो अगर दोनों की वेलोसिटी ओमेगा है तो ये घूम के इसका स्लॉट जब आगे है कटा हुआ तो इसका भी तो ये वाला स्लॉट आगे ही होगा। तो इस डिस्टेंस s को ऐसा लिया था कि जितने टाइम में ये डिस्टेंस बीम ट्रैवल करेगी उतने में ही ये जो डिस्क है ये घूम करके रोटेट होकर के वापस ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी कि कटा हुआ स्लॉट उस बीम के बिल्कुल सामने हो जाएगा। अगर बिल्कुल सामने होगा तो बीम क्रॉस करके इस डिटेक्टर पर चली जाएगी। अगर इसकी ओमेगा जो है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हुआ डिस्क D2 का तो हो सकता है कि स्लॉट अभी यहीं पड़ा हो कटा हुआ भाग। अगर यहाँ पे पड़ा होगा तो वो क्या है ऊपर वाले पार्ट से क्या है बीम जो है फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी टकरा करके। तो इस तरीके का एक सेटअप लिया गया था। कैसा लिया गया था कि ये कोई गैस चैम्बर लिया गया है। इस गैस चैम्बर से क्या मॉलिक्यूल्स जो है वो एमिट हो रहे हैं और जैसे ही मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में एमिट हो रहे थे इसलिए दो स्लिट्स S1 और S2 लगा दिया। उस स्लिट का काम क्या था कि ये जो मॉलिक्यूल की बीम निकली है अणुओं का जो पुंज निकला उसको नैरो करेगा और उसको क्या यूनिडायरेक्शनल बना देगा। अगर वो नैरो हो गया तो और फिर दो डिस्क ली गई D1 और D2। उनके बीच की डिस्टेंस है S और ये आपस में किसी थीटा एंगल पर पड़ी है मान लो। तो देखो जैसे ही ये बीम सामने आई इस डिस्क D1 के तो D1 जो है ऐसी एंगुलर वेलोसिटी ली गई डिस्क की कि जैसे ही बीम सामने आती है तो इस कटे हुए स्लॉट से क्या बीम ट्रांसमिट हो जाए बीम जो है उसको पार कर जाए और जैसे ही पार करेगी तो ये दो डिस्क को कुछ डिस्टेंस S पर रखा गया। इस डिस्टेंस को जब बीम ट्रैवल करती है तो D2 का एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ली जाती है कि वो या तो साइकिल पूरा करे या जितनी भी उसने मोशन करी है लेकिन उसका स्लॉट जो है जो ये कटा हुआ भाग है वो फिर से इस बीम के सामने आ जाए। अगर सामने आएगा तो बीम इसको ट्रांसमिट कर देगी और ट्रांसमिट करेगी तो डिटेक्टर क्या करेगा बीम किसकी है मॉलिक्यूल्स की है अणुओं की है तो उन अणुओं की संख्या को नोट कर लेगा जिनकी वेलोसिटी देखो सेम है। बीम की वेलोसिटी तो सेम ही है और फिर क्या इस बार बार क्या मान लो अब डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा 1 कर दी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर दी। तो क्या जैसे ही मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं हो सकता है उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो। तो जैसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जब इसका पार्ट सामने होगा तो वो तो इसको ट्रांसमिट कर जाएंगे। अगर ये कटा हुआ स्लॉट उस बीम के सामने नहीं है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। लेकिन लगातार आए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो एक टाइम कैसे आएगा जब ये स्लॉट सामने होगा तो वो उसको ट्रांसमिट करेगा और फिर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद D2 से भी कुछ पार्ट ऐसा होगा जो ट्रांसमिट करेगा और डिटेक्टर पर जाएगा। मतलब फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n जो है जिसको मैक्सवेल ने अपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में dn लिखा था उस dn को क्या ये नोट कर लेगा और यानी कि इन डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको चेंज करके क्या अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स की नंबर को नोट कर लेगा। यही क्या था मैक्सवेल ने भी यही किया था कि जो वेलोसिटी थी किसी C और C+DC रेंज की ही वेलोसिटी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उसने किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू फाइंड की थी जो कि क्या थी dn इज इक्वल्स टू na³ e की पावर -bc².dc। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटली सेटअप एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी हो गया कि हाँ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम उनकी नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं जैसे ही इसने किया था कि किसी एक वेलोसिटी रेंज की। अगर आए आपके पास कि मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करो तो ये लॉ है ये इसका वेरिफिकेशन है। मैं एक बार फिर से आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ कि ये कोई एक गैस चैम्बर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो इस गैस चैम्बर से जैसे ही मॉलिक्यूल आएगा तो स्लिट S1 और S2 से एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे तो वो इसको क्या एक बीम में कन्वर्ट कर देगा और ये बीम जो है दो डिस्क D1 और D2 जिसके ये स्लॉट कटे हुए हैं ये आपस में थीटा एंगल पर पड़े और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस S है और इनका कुछ ना कुछ इनकी एंगुलर वेलोसिटी है मान लिया कि वो ओमेगा है। तो जैसे ही बीम जो है वो डिस्क D1 के सामने आएगा तो ये इस टाइप से रोटेट कर रही होती है डिस्क कि ये कटा हुआ स्लॉट उस बीम के सामने आए और बीम उसको क्या है पार कर जाए। फिर क्या है D1 और D2 के बीच की जो डिस्टेंस है S को वो मॉलिक्यूल की बीम अणु का जो पुंज है वो इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लगना चाहिए जितने टाइम में कि डिस्क D2 का ये जो कटा हुआ स्लॉट है वो उस बीम के सामने आ जाए। जैसे ही उस बीम के सामने आएगा वो उसको क्रॉस कर जाएगा और क्रॉस करके डिटेक्टर पर जाएगा। डिटेक्टर क्या करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या को डिटेक्ट कर देगा कि कितने मॉलिक्यूल्स थे जो कि
इस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी से मतलब इस जो वेलोसिटी रेंज थी मॉलिक्यूल्स की उस रेंज में आए हैं, और बार बार इन ओमेगा को चेंज करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी अलग अलग वेग के अलग अलग नंबरों की संख्या को क्या नोट कर लिया जाएगा। तो ये था इसका वेरिफिकेशन। अब देखो कैसे पता चला कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी वेलोसिटी जो है ओमेगा पे डिपेंड करती है, ये कैसे पता चला। तो देखो हमें क्या पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो आपको पता है थीटा क्या होता है ओमेगा टी, तो यहाँ से मैं टी निकालूं तो वो क्या होगा थीटा ओवर में ओमेगा। एक आपको पता है स्पीड ओवर में डिस्टेंस जो थी वो एस थी, वेलोसिटी मैंने मान ली वी, ठीक है। एस ओवर में वी हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी क्या है डिस्टेंस ओवर में टाइम, तो वहां से मैंने एस ओवर में वी लिख दिया। ये टाइम इसके भी इक्वल है तो टाइम इसके भी इक्वल है, तो ये दो इक्वेशंस भी आपस में इक्वल होगी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ v की वैल्यू नोट कर सकती हूँ। v की वैल्यू क्या आई s ओमेगा ओवर में थीटा। यहाँ से पता चला कि ओमेगा को चेंज करने से वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल जो है उनकी नंबर मिलती है। तो ये था मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप सॉरी वेरिफिकेशन। अगर आपके पास ये आए तो फिर उसको यही करना है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो मैंने आपको मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करवाया था वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस यूनिट का। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैक्सवेल्स मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहले हमने मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया, फिर हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया कल। अब आज हम क्या करेंगे मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करते हैं। हमें क्या पता है मैक्सवेल की स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या पता है, लॉ के बजाय यहाँ पे फंक्शन लिखो, हम फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, लॉ भी लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो फंक्शन फाइंड आउट करते हैं क्या है। आपको क्या पता है dn ओवर में n किसके इक्वल था fc dc के, जो कि क्या था 4 पाई c स्क्वायर अगर मैं स्पीड वाले की बात करूं, और फिर a का क्यूब था, a की वैल्यू क्या आई थी रूट m ओवर में 2 पाई के टी या फिर रूट b ओवर में पाई, और b की वैल्यू क्या थी m ओवर में 2 के टी। ये a और b की वैल्यू थी। ये मैं यहाँ पर a का क्यूब आता है तो मैं m ओवर में 2 पाई के टी की 3/2 कर देती हूँ, और e की पावर माइनस b की वैल्यू क्या है m ओवर में 2 के टी डॉट सी स्क्वायर डॉट डी सी। ये क्या है मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमें क्या निकालना है मोमेंटम निकालना है। आपको क्या पता है मोमेंटम क्या होता है p इक्वल्स टू एम वी होता, तो एम वी है, यहाँ पर हम वेलोसिटी को स्पीड को जो वेलोसिटी है उसे c ले रहे हैं तो एम सी लिख दिया। मुझे क्या करना है फंक्शन निकालना है किसका मोमेंटम का। अगर मुझे मोमेंटम का फंक्शन निकालना है तो जहां पर मैंने ये तो वेलोसिटी का है या स्पीड है, यहाँ पर स्पीड का फंक्शन है, तो मुझे मोमेंटम का निकालने के लिए मतलब एफ पी डी पी निकालना है, मतलब मुझे सी को पी की टर्म में लेके आना है। मेरे को पता है कि पी क्या होता है एम सी के इक्वल होता है, तो यहाँ से सी क्या आया पी ओवर में एम, यानी कि एक तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे सी स्क्वायर पड़ा है मेरे पास, तो सी की तो वैल्यू आ गई, अगर सी की आ गई तो सी स्क्वायर की भी आ गई पी स्क्वायर ओवर में एम। अब एक सी को मेरे को फिर से पी से कन्वर्ट करना है क्योंकि ए और बी और 4 पाई तो कैसे ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो मुझे डी सी की वैल्यू चाहिए, मेरे पास सी पड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर देती हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। समीकरण 2 का अगर मैं अवकलन करूंगी तो मेरे पास dc आ जाएगा। अगर ये dc है मास ऑफ मॉलिक्यूल m क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का होगा नहीं मतलब मोमेंटम का हो जाएगा, तो वो क्या हो गया dp ओवर में m। तो एक मेरे पास dc की वैल्यू भी आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। मेरे को क्या करना है मोमेंटम का फंक्शन बनाना है, यानी कि c की जगह मुझे p लिखना है, और मुझे c की वैल्यू p की टर्म में मिल गई और सिमिलरली dc की वैल्यू भी dp की टर्म में मिल गई। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करके मोमेंटम का फंक्शन निकाल सकती हूँ। तो बाय यूजिंग
इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इनटू इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिला, dn ओवर में n इज इक्वल्स टू, जब मैंने c की जगह p लिख दिया तो फंक्शन किसका हुआ, p का, dp ओवर में p इक्वल्स टू क्या था, 4 पाई c स्क्वायर, 4 पाई c स्क्वायर। और मेरे पास इक्वेशन 2 में c की वैल्यू क्या पड़ी है, p ओवर में m, तो p ओवर में m का स्क्वायर हो गया, p ओवर में m इंटू a का क्यूब था, a की क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, m ओवर में 2 पाई के टी की 3/2 डॉट e की पावर माइनस b m ओवर में यानी कि 2 के टी लिख सकती हूँ डॉट c स्क्वायर था। फिर से मेरे पास c स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है p स्क्वायर ओवर p ओवर में m का स्क्वायर डॉट dc की जगह भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dp ओवर में m। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या आया, 4 पाई m का स्क्वायर है और उधर m की 3/2 है, तो 3/2 और ये स्क्वायर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, -2। तो यहाँ क्या बचा, 3 माइनस 4 ओवर में 2 यानी कि -1/2, यानी कि m की तो रूट आ गया, यहाँ मैंने लिख दिया। फिर देखो इधर मेरे पास क्या पड़ा है, p स्क्वायर डॉट यहाँ पे क्या पड़ा है, 1 ओवर में 2 पाई के टी की 3/2 डॉट e की पावर माइनस m का स्क्वायर था, एक m से एक m काट देती हूँ, तो ऊपर क्या बचा, p स्क्वायर ओवर में 2m के टी डॉट dp, एक इधर m था तो यहाँ पर एक m और लिख दिया, वो वाला m मैं यहाँ ले, यानी कि इधर नीचे क्या बना, m का क्यूब और ऊपर क्या बन रहा है, m की 3/2। तो 3/2 माइनस क्यूब करें तो क्या होगा, चलो इसको बाद में सॉल्व करते हैं। अभी क्या है, dn ओवर में n, इसको जितना हम काट सकते हैं उतना काटते हैं। तो देखो इधर क्या पड़ा है, m और m की हाफ, यानी कि 1 और हाफ क्या होता है, 3/2। तो मैं इसको m को यहीं भेज देती हूँ, fp dp। अगर पहले यहाँ पे ही आप सॉल्व कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुझे ध्यान नहीं रहा था कि इसके डिवाइड में भी एक m पड़ा है, तो मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया था। तो 4 पाई ओवर में 2 पाई के टी, m भी मैंने अंदर भेज दिया क्योंकि उसकी पावर भी 3/2 हो रहा है, डॉट e की पावर माइनस p स्क्वायर ओवर में 2m के टी डॉट p स्क्वायर, ये वाला जो था वो मैंने इस dp के साथ लिख दिया है, p स्क्वायर dp। तो ये जो फॉर्मूला हुआ ये क्या शो कर रहा है, मैक्सवेल्स मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सिंपल क्या किया है, बस p इक्वल्स टू एम सी होता है, तो c की जगह मैंने p ओवर में m लिख दिया और dc की जगह dp ओवर में m। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके जो हमें dn की वैल्यू पता है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से आई थी, उसमें बस पुट करना और जितना सॉल्व हो सकता है, जितना कट रहा है उतना कट है। अभी जैसे हमने मोमेंटम का किया वैसे ही हम करेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो की जगह यहाँ पे फंक्शन लिख दो। जैसे मोमेंटम का किया था वैसे ही एनर्जी का कर लेते हैं। मोमेंटम में मुझे क्या पता है, dn ओवर में n क्या होता है, fc/dc। ये रिजल्ट जो है वो लास्ट लेक्चर्स में से हमने डिराइव किए थे, वो डायरेक्ट लिख रही हूँ, 4 पाई c स्क्वायर 4 पाई c स्क्वायर m ओवर में 2 पाई के टी की 3/2 डॉट e की पावर माइनस m ओवर में 2 के टी डॉट c स्क्वायर डॉट dc। ये dc e की पावर में नहीं है, ये मैंने हर बार बताया है। तो देखो एनर्जी का फंक्शन निकालना है, अब वी नो दैट हम यहाँ पर वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, c ले रहे हैं, और हमें क्या पता है एनर्जी E क्या होती है, हाफ m c स्क्वायर। c स्क्वायर हमने जैसे मोमेंटम वाले में किया था, c को p की टर्म में लिखा था, वैसे अभी हम c को e की टर्म में लिखेंगे।
तो यहाँ से देखो सी स्क्वायर की वैल्यू आई, क्या आई, 2e/m। मेरे पास सी स्क्वायर पड़ा है तो सी स्क्वायर की तो एक वैल्यू आ चुकी है। वैसे ही इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए, डीसी चाहिए। डीसी करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस इक्वेशन 2 का क्या कर देती हूँ, डिफरेंशिएशन कर देती हूँ, अवकलन कर देते हैं, तो मेरे पास डीसी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 2c डी सी की पहले पावर का करेंगे, फिर इक्वल्स टू 2e का क्या करेंगे, डी, और m क्या है, कांस्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे पास क्या आया, सी डी सी की वैल्यू आई de/m। हमें क्या चाहिए, सी को ई की टर्म में लिखना है, डीसी की वैल्यू तो मुझे चाहिए लेकिन एक सी यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको यूं लिख सकती हूँ, डी सी इक्वल्स टू de/m c। और इक्वेशन 2 से क्या कर सकती हूँ, मैं c की वैल्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि हम मेन पर्पस क्या कर रहे हैं, c को e की टर्म में लिख रहे हैं। तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर c स्क्वायर जो है वो 2e/m है तो c क्या आ जाएगा, √2e/m। तो मेरे पास dc क्या आया, de/m पड़ा है, c की वैल्यू क्या है, √2e/m। तो √2e तो यहाँ लिख दिया, ओवर में √m था तो मैंने √m ऊपर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर m की रूट है और यहाँ पर 1 पड़ी है, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, m की हाफ। तो यहाँ से मेरे पास dc की वैल्यू क्या आएगी, dc की वैल्यू क्या आ जाएगी, de/में √2e तो था ही और एक m की हाफ और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो फिर हमने क्या किया था, स्पीड मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन में जो dn/n था उसमें c और dc की वैल्यू पुट करी, वैसे ही इसमें कर देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फिर हमें क्या मिलता है, dn/n वो क्या था, fc dc था, यहाँ c को हमने e की टर्म में लिख दिया तो फंक्शन भी क्या आ जाएगा, fe/de। तो यहाँ पे क्या था, 4πc²। सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या है, 2e/m। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2e/m डॉट m/2π/kt की 3/2 डॉट e की पावर क्या था, -m/kt। सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या है, 2e/m। तो यहाँ पे तो m से हम डायरेक्ट कर चुके हैं। डॉट dc था, dc की वैल्यू क्या आई है, de/में √2em। तो यहाँ पर लिखा de/में √2e/m। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर √2e पड़ा है और यहाँ पर 2e पड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर के ऊपर क्या बन जाएगा, √2e। इधर एक m पड़ा है और इधर √m पड़ा है, 1 और हाफ क्या होता है, 3/2 और ऊपर भी 3/2 पड़ा है, तो m की 3/2 तो हो गई कैंसिल। फिर यहाँ पे क्या बचा, मैंने एक बार इसको लिख दिया, 2π/kt की 3/2 डॉट e की पावर -2e/में kt डॉट de। अब ये थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, इस 2π की 3/2 बाहर लेके 4π से काट सकते हो। अगर आप ना भी काटो तो इसको यहाँ पर चाहे लिख देना कि ये क्या, मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये क्या हुआ, मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अभी हम इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज वाले दोनों टॉपिक्स में ही हमने क्या किया था, सिर्फ जब मोमेंटम किया था तो P = mc से c की वैल्यू और dc की वैल्यू क्या है, dp/m जो है ये यूज़ करी थी, dn/n। और जब एनर्जी करा था तो E = ½ m, c² से c² की वैल्यू 2e/m और dc की वैल्यू de/में √2m। ये वाली वैल्यूज पुट करके जितना सॉल्व हो रहा था उतना सॉल्व किया है। तो ये हुआ हमारा आज, ये दोनों टॉपिक्स हुए हमारे कंप्लीट। अब हम करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम रेखाओं का डॉपलर विस्तार। ब्रॉडनिंग ऑफ डॉपलर लिखते हैं यहाँ पे, डॉपलर्स ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का डॉपलर विस्तार। ब्रॉडनिंग क्या होता है? ब्रॉड होना, विस्तार होना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक डॉपलर इफेक्ट का पता होना चाहिए। तो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या था कि ये कोई मान लो ऑब्जर्वर है और ये कोई सोर्स है। ये सोर्स डॉपलर ने क्या दिया था? साउंड वेव्स के लिए लिया था। और यहाँ पे अगर हम लाइट के लिए करें तो वो अलग तरीके से हो जाएगा, रेज के लिए। तो साउंड वेव के लिए क्या किया था कि इनको एक बार मैं यहाँ पे सोर्स लिख रही हूँ। ये जो सोर्स है इससे साउंड वेव्स निकल रही है। वेव को हम इसी तरीके से साइनोसॉइडली शो करते हैं, वैसे मैंने शो करा। इसकी वेलोसिटी c है और फ्रीक्वेंसी मान लिया मैंने न्यू है। तो अगर ये दोनों जब रेस्ट पे होते हैं उस केस में क्या ऑब्जर्वर को क्या जिस फ्रीक्वेंसी की ये जो रेज निकल रही है, साउंड वेव्स एमिट हो रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की सुनाई देती है। ना तो उसकी साउंड वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा सुनाई देती है, ना ही कम सुनाई देती है। लेकिन अगर ये सोर्स जो है इस ऑब्जर्वर O की ओर मूव कर रहा है, सोर्स O की ओर जा रहा है, तो देखो क्या पहले देखो क्या था, मान लो कि इस तरीके की कोई साउंड वेव आ रही है। तो लैम्डा क्या होता है? दो पिक्स के बीच की डिस्टेंस। तो जो इसकी जो लैम्डा थी, अब जैसे ही ये जो डिस्टेंस मान लो पहले x डिस्टेंस पे था, अब अगर ऑब्जर्वर जो है, सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की ओर आएगा तो ये जो डिस्टेंस x है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि पहले अगर वेव इस तरीके की आ रही है तो अब डिस्टेंस कम होने के कारण वही वेव जो है इस तरीके से हो जाएगी, थोड़ी सी नैरो हो जाएगी, यानी कि वेव की लैम्डा चेंज हो जाएगी। और आपको क्या पता है न्यू क्या होता है? c ओवर में लैम्डा। लैम्डा घट रही है इस डायरेक्शन में जाने पर, जब सोर्स की ओर ऑब्जर्वर जा रहा है तो उसको क्या है? ज़्यादा आवृत्ति की सुनाई देती है। ये आपने नॉर्मल भी देखा होगा। अगर आपने देखा होगा कि कोई मान लो जैसे हाँ ट्रेन का हॉर्न मान लो, आप जो है और ऑब्जर्वर, ट्रेन जो है आप ऑब्जर्वर का काम करोगे, ट्रेन सोर्स का है उससे हॉर्न बजा रही है ट्रेन, तो साउंड वेव्स एमिट कर रही है, तो वो सोर्स का काम करे। अगर आप दोनों रेस्ट में हो तो आपको वही फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी, उतनी ही तेज आवाज सुनाई देगी जितना कि हॉर्न की एक्चुअली है। डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। और अगर जो ट्रेन है वो आपकी ओर आ रही है तो आपको क्या लगता है कि हॉर्न बहुत तेज सुनाई दे रहा है, आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसका रीजन ये क्या होता है? डिस्टेंस कम होने के कारण साउंड वेव की लैम्डा जो है घट रही है, क्योंकि अब वेव उतनी ही वेव कम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, तो थोड़ी सी ये नैरो हो जाएगी। लैम्डा घटने से क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर ये सोर्स जो है दूर जाएगा, अगर दूर जाएगा तो एक्स डिस्टेंस क्या बढ़ रही है। अब साउंड वेव तो सेम ही प्रोड्यूस हो रही है, तो डिस्टेंस बढ़ने से इसकी लैम्डा क्या बढ़ जाएगी। लैम्डा बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या अपने आप घट जाएगी और उसको क्या सुनाई देगा कि आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है नॉर्मल से, या जो ओरिजिनल उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके कंपैरिजन। तो ये जो चेंज होता है इसको ही क्या बोलते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट के कारण ही ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, इसके कारण जो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी थिकनेस चेंज हो जाती है। अब कैसे चेंज होती है? अगर मैं देखूं कि ये जो वेव थी ये तो साउंड वेव ली थी मैंने, अगर मैं साउंड वेव की जगह मैं लाइट ले लूं, प्रकाश की किरणें ले लूं, तो अगर लाइट की लैम्डा जो है घट रही है तो वो लाइट क्या है? सबसे कम किसकी वेवलेंथ होती है? रेड लाइट की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? ब्लू लाइट की। तो अगर लैम्डा जो है चेंज होता है तो लाइट का सीधे सीधे इफेक्ट उसके कलर पे पड़ता है, कलर चेंज हो जाता है। यानी कि लाइट के केस में अगर डॉपलर इफेक्ट देखें तो लाइट का तो कलर ही चेंज हो जाता है। और जो लाइट में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, ये जो वेवलेंथ कम होने के कारण उनकी थिकनेस चेंज हो जाती है। तो यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस डॉपलर इफेक्ट से बेसिकली हुआ क्या? ये जो भी वेवलेंथ, ये जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनकी थिकनेस पे इफेक्ट पड़ता है। उनकी थिकनेस कैसे चेंज होती है? उनकी थिकनेस देखो कैसे चेंज होती है। अगर देखो अगर जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की ओर मूव करता है तो वेलोसिटी, तो क्या होता है? थिकनेस जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। और मान लिया कि ये सोर्स v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब तो थिकनेस बढ़ जाती है स्पेक्ट्रल लाइंस की। और अगर अपोजिट होगा, सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो थिकनेस क्या घट जाती है। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर और ये जो सोर्स है उनके बीच के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड कर रहा है। और आपने पढ़ा है, जब भी आप रिलेटिविटी पढ़ते हो तो मास रिलेटिविटी में क्या हो जाता है, 1+v/c हो जाता है। अगर मास के ऊपर ये इफेक्ट बढ़ रहा है तो रिलेटिविटी से फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है डॉपलर के इफेक्ट से, तो फ्रीक्वेंसी भी रिलेटिविटी ली जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी मैंने मान लिया कि न्यू जो है वो उसको चेंज दिखाई दिया, और न्यू नोट मैंने मान ली ये जो सोर्स एस है उससे जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है, जो भी वेव्स है उसकी मैंने मान ली न्यू नोट, उनकी वेलोसिटी मैंने मान ली c, और वेवलेंथ ले ली लैम्डा नोट। तो आपको पता है कि न्यू क्या होता है, c/में लैम्डा नोट, लैम्डा। तो यहाँ से न्यू नोट की वैल्यू क्या आई, c/में लैम्डा नोट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। न्यू नोट क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब रिलेटिव मोशन के कारण क्या होती है, चेंज हो जाती है। मैं मान लेती हूँ कि सोर्स की ओर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो हम यहाँ पर प्लस साइन लेंगे। अगर मैं लूँ कि सोर्स ऑब्जर्वर के से दूर की ओर दूर जा रहा है तो यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा। अब एक चीज आपको क्या पता है कि एक जैसे यहाँ पर न्यू नोट c/में लैम्डा नोट आया, वैसे ही इधर भी c/में कुछ आएगा। तो मैंने मान लिया c/में लैम्डा नोट माइनस x, क्योंकि x जो है, अगर वेवलेंथ जो लैम्डा है वो क्या, जैसे मैंने ये कहा था इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने पर इसकी एक फिक्स लैम्डा है, और जैसे ही x जो डिस्टेंस थी वो कम होने के कारण ये जो वेवलेंथ है ये कुछ घट जाती है। तो मैंने वो घटी हुई मान ली x। इसी x को बोलेंगे थिकनेस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो मेरे पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं लैम्डा नोट माइनस x करूँ तो वो क्या आया, इस टर्म को इधर ले आती हूँ, इसको डिवाइड में भेज देती हूँ, c/में म्यू नोट, ये डिवाइड में है, इसको मैंने इन्वर्स कर दिया। ये पूरी की पूरी टर्म c के डिवाइड में आएगी, मैंने इसको इन्वर्स कर दिया। तो लैम्डा नोट माइनस x इज इक्वल्स टू c/में म्यू नोट। इक्वेशन 1 से c/में म्यू नोट की एक वैल्यू आएगी, पर वो एक बार बाद में लिखते हैं। अब अगर मैं इसको एक बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं और हायर ऑर्डर को जितनी भी पावर्स आएंगी उनको मैं नेग्लेक्ट करूं, तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस v/c। इसका मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो c/में न्यू नोट माइनस c से c कैंसिल, क्या आया v/में न्यू नोट। ये v और न्यू को अलग अलग बनाना, और यहाँ क्या है लैम्डा नोट माइनस x। ये इक्वेशन 1 से c/में न्यू नोट की एक वैल्यू आएगी जो कि क्या है लैम्डा नोट। तो ये आपस में मैं कैंसिल कर देती हूँ, यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन 1। तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई जो क्या है, ये माइनस से माइनस काट दूं तो क्या आया v/में न्यू नोट। इसको ही क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो कैसे बढ़ती है, अगर अणुओं की संख्या dn बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीव्रता होती है वो किसके समानुपाती हुई, इंटेंसिटी को मैं Ix ले लेती हूँ, वो किसके समानुपाती हुई dn के। और dn की आपको एक वैल्यू पता है, वो क्या थी, n e⁻⁻ bc² की। यानी कि ये जो इंटेंसिटी है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट हटाऊं और जो कांस्टेंट आए उसको और इस सारे को मैं I0 लिख देती हूँ एक बार। ये जो कांस्टेंट आएगा इसको कुछ भी ले लेना, a ले लेना चाहे, उसको मैंने I0 लिख दिया, और ये क्या है e⁻⁻bc²। ठीक है, तो देखो इंटेंसिटी कैसे हुई, इंक्रीज होने से वेलोसिटी के ये क्या हो रही है, इंटेंसिटी क्या है, घट रही है। यही है एक्सपोनेंशियली घटेगी। अगर मैं देखूं वैसे तो c चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैं c को पहले उनके टर्म्स में लिखती हूँ। मैंने यहाँ पर c² लिया, इधर अगर मैं c² की जगह मैं v भी ले लूँ तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बात अब v ले ली वेलोसिटी, तो इधर मैंने v लिख दिया, क्योंकि c चेंज नहीं होगा v चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर द वेलोसिटी लेसर द इंटेंसिटी। अगर v बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या है, घटेगी। अब आपको एक वैल्यू पता है, यहाँ मैंने v क्यों लिया था, क्योंकि c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है जो कि कांस्टेंट रहती है। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह मैंने
v ले दिया, क्योंकि अगर v चेंज हो रही है, सोर्स जो है वो मूव कर रहा है चाहे ऑब्जर्वर की ओर चाहे ऑब्जर्वर से दूर, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, इसीलिए मैंने v लिया। अब देखो आपको क्या पता है, थिकनेस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस x की वैल्यू क्या आई, v ओवर में न्यू नोट। यहाँ से मैं v की वैल्यू लिख सकती हूँ x न्यू नोट, तो आई एक्स क्या आया, आई नोट e की पावर माइनस b स्क्वायर था, तो x स्क्वायर न्यू नोट स्क्वायर। अब मैं क्या कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि बीटा कोई एक अलग कोफिशिएंट है, न्यू नोट क्या थी, सोर्स से जो वेव्स निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जर्वर को अलग अलग सुनाई दे रही है, वो तो डॉपलर इफेक्ट था, और v भी कांस्टेंट है, तो मैंने v और न्यू नोट स्क्वायर को एक कांस्टेंट अलग रैक कर दिया बीटा। तो यहाँ से आई एक्स क्या आया, आई नोट e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, जो कि क्या शो कर रहा है, विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इंटेंसिटी क्या एक्सपोनेंशियली घटेगी। तो ये थी स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरीके से चेंज हो रही है, वो चेंज क्यों हो रही है, डॉपलर इफेक्ट के कारण। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।